नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बिहार की करते हैं। बिहार विधानसभा में हंगामा आज भी विपक्ष में विधानसभा में जमकर किया हंगामा। आरजेडी के हंगामे पर सत्ता पक्ष ने निशाना साधा है। बता दें आपको कि बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। बुधवार को सदन की कार्यवाही एक बार फिर से बाधित रही और सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्षी दलों खासकर आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में विपक्ष के रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि आप लोग जैसा हल्ला कर रहे हैं, आज की घटना से पूरा सदन शर्मसार हुआ है। हम सावन के अंदर महादेव से प्रार्थना करते हैं कि विपक्ष को सद्बुद्धि मिले। यदि भूलवश आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने अपशब्द बोले हैं तो उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि 2 दिन बाद सदन का सत्र समाप्त हो जाएगा, फिर सभी को चुनाव में जाना है, जनता तय करेगी कौन सही है। मुख्यमंत्री ने यह भी जोड़ा है कि 90 का दशक नहीं है, अब बिहारी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। और साथ ही राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि विपक्ष ने कल भी सदन नहीं चलने दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के हवाले से कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने भी विपक्ष से अपील की थी कि वे मर्यादा और तरीके से अपनी बातों को रखें। विधानसभा के भीतर आज जो कुछ हुआ उसे लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने आरजेडी विधायकों पर जमकर निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया वे शर्मनाक है। सदन में गुंडा राज स्थापित करना चाह रहे हैं ये लोग। कई मुद्दों पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बता दें आपको कि उन्होंने कहा है कि जो लोग माफी नहीं मांगेंगे उन्हें सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष ने साफ संकेत दिया है कि वे अब विपक्ष के किसी भी अमर्यादित व्यवहार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आपका है, हर किसी से जिनका जो चुनाव कराइए वही चीज हम तो यही कहेंगे। अब अननेसेसरी कोई करने की कोई जरूरत नहीं। बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है, आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया है। और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं हर दिन के लिए। जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। बिहार विधानसभा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र द्वारा विधानसभा के भीतर एक अपमानजनक यानी कि आपत्तिजनक का बयान को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में भाई वीरेंद्र ने कहा कि मैंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है, मैंने बस इतना ही कहा है कि ये विधानसभा किसी की बपौती नहीं है और मैं अपने बयान पर अब भी कायम हूँ और माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा सरकार पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि इन मंत्रियों का काम है पैसा कमाना और बिहार को लूटना, हमारे बारे में कौन क्या बोलता है उसकी हमें परवाह नहीं है। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा है अब तो लगता है कि मुख्यमंत्री पर दवा का असर कम हो गया है, इसीलिए वह भी कुछ भी बातें कर रहे थे लेकिन बाद में संभल गए। कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। मैं अपने आज भी वक्तव्य पर अभी भी मैं स्टैंड पर अपने कायम हूँ। अब सीएम का दवाई का असर कम हो गया है इसलिए ऐसा बोलते रहते हैं अपने। वो तो क्या क्या बोल रहे थे महिला के बारे में और कुछ बोलते, लेकिन हम लोग थोड़ा बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव को सीएम के द्वारा बच्चा कहने पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि वो तो मेरे पिता के उम्र के ही है ना, क्या दिक्कत है बच्चा कहा तो। आगे उन्होंने कहा कि बच्चा जब बोलता है तो कच्ची नहीं बोलता। इस दौरान तेजस्वी ने
एसआईआर पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने कहा है कि पहले वोटर जो है वो सरकार को चुनते थे, अब सरकार वोटर को चुन रही है किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। सदन में भाई वीरेंद्र को माफी मांगने वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा पर और अशोक चौधरी पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बचाव भी किया। उन्होंने क्या गलत कहा ये भी कहा, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी के बाप का सदन थोड़ी है, जब सीएम बोल रहे थे तो हम चुप थे, लेकिन वो सदन के नेता हैं। सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब हम बोल रहे थे तो इस बीच में मुख्यमंत्री जी उठ गए। पूरे सदन में पता था कि चर्चा एसआईआर पर हो रही है, लेकिन उनका जो हमेशा भाषण याद है वही बोलते चले गए। सब जानते हैं सीएम की स्थिति अब सरकार चलाने लायक नहीं रही है और सरकार दिल्ली से अमित शाह के इशारे पर चल रही है। प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, उन्हीं के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है और ये एसआईआर भी उन्हीं लोगों के इशारे पे चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। हालांकि 28 तारीख को मामला कोर्ट में है, लेकिन आप सोचिए जो वोटर्स होते थे वो सरकार चुनती थी, आज उल्टा हो रहा है। अब सरकार में बैठे लोग वोटर चुन रहे हैं। वो कौन होते हैं कि सदन को सलाह दें कि कौन कितना बोलेगा नहीं बोलेगा। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं स्पीकर महोदय को कि उन्होंने भी डिप्टी सीएम को जो है लताड़ने का काम किया, फटकार लगाने का काम किया सदन में। अगर वो फुटेज आप लोगों के पास होगा तो जरूर वो चलाइए। और बाहर जाकर के कूद के मीडिया में बयान दे रहे होंगे कुछ भी उल्टा सीधा। वहीं जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सह विधान पार्षद नीरज कुमार ने आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर असत्य बोलने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्हें बिहार की जनता से माफी मांगने की बात कही है। बता दें आपको कि जिस तरह से ये बात कही है, विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा है कि यदि तेजस्वी यादव ने वास्तव में जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट को पढ़ा होता तो ऐसा गलत आरोप नहीं लगाते। तेजस्वी यादव जानबूझकर गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 सालों के शासनकाल के दौरान इन कमजोर वर्गों का जो शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास हुआ है, इसके चलते इन वर्गों के दूसरे राज्यों में जाने का प्रतिशत सामान्य जाति के लोगों से कम है। नीरज कुमार ने दो टूक कहा है कि तेजस्वी यादव को अपनी भ्रामक और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी के लिए राज्य की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा ये स्पष्ट मान लिया जाएगा कि सामाजिक सौहार्द को तोड़ने की मंशा से गलत बयानबाजी की जा रही है। जो गरीब तबके में जो सामाजिक तबका है उसके अंदर जो उसका शैक्षणिक और सामाजिक विकास हुआ है तो पलायन की स्थिति सवर्णों से कम है। तो ऐसी स्थिति में जानबूझ कर करके समाज में द्वेष फैलाना, तो इनको बेनकाब करेंगे। जगह जगह ये रिपोर्ट दिखा करके कि जाति सर्वे की रिपोर्ट को भी यह मानते हैं यह सही है, और दूसरी तरफ उस रिपोर्ट के फलाफल में जो महत्वपूर्ण बातें कही गई है उसको दरकिनार कर करके उन्माद की राजनीति करना चाहते हैं। चूंकि वोट की दुकान इनकी बंद होने वाली है, इसीलिए असत्य बोल रहे हैं। और वहीं बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे थे और प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के मना करने के बावजूद जब वह नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सियासी माहौल बेहद गर्म नजर आया। एक और सदन के भीतर आरजेडी के नेतृत्व में विपक्ष ने मतदाता सूची पुनरीक्षण और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर जोरदार हंगामा किया। वहीं दूसरी ओर सड़क पर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया। प्रशांत किशोर ने आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। उनकी अपील पर बड़ी संख्या में जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता
कार्यकर्ता राजधानी पटना पहुंचे और विधानसभा की ओर कूच किया। कार्यकर्ताओं को रोकने के दौरान ही पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा और पुलिस की लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। बता दें कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रोजगार, भूमिहीन परिवारों को जमीन देने और भूमि सर्वेक्षण में व्याप्त भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया था और इस अभियान के समर्थन में पार्टी ने राज्य भर से 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर भी जुटाए थे। बात करते हैं झारखंड की। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद झारखंड में सियासी घमासान शुरू हो चुका है और इसी सिलसिले में राज्य की सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल रांची स्थित जेएमएम कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि मोदी सरकार को ये देश को बताना चाहिए कि चहेते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को क्यों उनकी कुर्सी से धकेल दिया गया। देश के संसदीय राष्ट्र इतिहास में पहली घटना है जब एक उपराष्ट्रपति को 2 साल पहले इस्तीफा देने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। उन्होंने पत्रकारों से भी कहा है कि खुद उपराष्ट्रपति सदन की कार्रवाई सूची में ऑपरेशन सिंदूर और सेना के पराक्रम को सूचीबद्ध नहीं किए जाने से वे दुखी थे। वर्ल्ड बैंक, IMF टेरर फंडिंग के लिए पाकिस्तान को क्यों पैसा देती है? क्यों मुनीर को वहां पर खाना खिलाया जाता है और आई लव पाकिस्तान बोला जाता है और हमारा देश का सरकार चुप रहे? यही तो सवाल था संसद का। और इस सवाल का यदि कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर यदि पैट्रोनाइज करेगा, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही एकमात्र वो चेयर है तो विपक्ष का पैट्रॉन होता है, उसका संरक्षक होता है, उसके संसदीय अधिकार के उपयोग को वो सुनिश्चित करता है। उन्हीं को हटा दिया। साधारण बात नहीं है, भारत के लोकतंत्र में आज तक ऐसा नहीं हुआ। उपराष्ट्रपति इस्तीफा दिए, ये है तो वो राष्ट्रपति, ऐसा 2 बार हुआ और एक बार तो उनकी मृत्यु का कार्यकाल पूरा नहीं। अभी तो 2 साल लंबा बाकी था, क्योंकि अब कोई भी यदि उपराष्ट्रपति बनेगा तो उसका कार्यकाल मात्र 2 साल का। देश का दूसरा नागरिक, पहला नागरिक राष्ट्रपति, दूसरा नागरिक देश का उपराष्ट्रपति, उसका कार्यकाल 5 साल का नहीं हुआ। वहीं झारखंड सरकार पर संविदा पर 126 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई है, जिनका जो कार्यकाल है प्रारंभ में 1 साल और अधिकतम 3 वर्षों की रहेगी। और रांची के बताया जा रहा है कि रांची के नाकोमा स्थित IPH प्रेक्षागृह में आयोजित इस खास अवसर पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए गए और साथ ही पारंपरिक नृत्य भी पेश किए गए, जिसके बाद द्वीप जलाकर मंत्री इरफान अंसारी ने अपने हाथों से नवनियुक्त डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। स्वास्थ्य मंत्री के अलावा इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह भी उपस्थित नजर आए, तो वहीं कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप, स्वास्थ्य विभाग के तमाम पदाधिकारी से लेकर दिग्गज गणमान्य व्यक्तियों की भी मौजूदगी में इरफान अंसारी और अपर मुख्य सचिव ने मंच पर सभी नवचयनित डॉक्टर्स एवं मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों को भी संबोधित किया। आते हैं वहीं से उनका आशीर्वाद हमें मिला है, तो सबसे पहले हमने वही शुरुआत कर दिया बाइक एम्बुलेंस। हमने कहा टेंडर प्रोसेस होता रहेगा, प्रक्रिया होते रहेगा, आप मुझे बाइक दे दो, बाइक एम्बुलेंस दे दो। आज उस बाइक एम्बुलेंस से आप चले जाइए देवघर में करीब हजारों लोगों का हम लोग जान बचा। गली गली में एम्बुलेंस जा नहीं पाता था, तो जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं देवघर, उनको कोई दिक्कत हो रही है तो बाइक एम्बुलेंस से वहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल तक उनको पहुँचा रहे हैं और उनकी जान बचा रहे हैं। तो बाइक एम्बुलेंस बहुत जल्द झारखंड में बड़े पैमाने पर हम लोग संचालित करेंगे। नए एम्बुलेंस हम लोग लेने जा रहे हैं। 200 कितना है सर? 200 कितना है एम्बुलेंस? 206 हम लोग नए एम्बुलेंस हम लोग लेने जा रहे हैं, ताकि जो पुराना एम्बुलेंस है खराब है। वहीं झारखंड सरकार के खिलाफ राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए वित्त मंत्रालय पर एक बड़ा आरोप लगाया है। बता दें, दरअसल इस बार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने हेमंत सरकार पर नाम परिवर्तन घोटाले का गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को भी निशाने पर ले लिया है।
इसी कड़ी में रांची के बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर पार्टी प्रवक्ता ने मीडिया के समक्ष कुछ कागजी दस्तावेज दिखाते हुए नाम परिवर्तन घोटाले की सीबीआई जांच की मांग भी की है। नाम परिवर्तन संबंधित जो दस्तावेज जिस रजिस्टर में थे 25 वर्षों का ऑनलाइन होने के पहले का, उनका अचानक यूं ही गायब हो जाना इत्तेफाक नहीं है और सरकार इस पूरे मामले को किस तरीके से रफा दफा करने की कोशिश कर रही है वो भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, राज बनने के बाद अनेक वर्षों तक अगर आप नाम बदलना चाहते हैं कोई भी जनसाधारण, तो इसके लिए गजट नोटिफिकेशन मैनुअल तरीके से होता था, ऑनलाइन की प्रक्रिया नहीं थी। अनेक वर्षों तक ये चला। मान लीजिए आपको अपना नाम बदलना है, कोई टाइटल बदलना है या पूरा नाम बदलना है, तो आप एफिडेविट करते थे, वो रजिस्ट्रार के पास जाता था और वो जो सरकारी प्रेस है वहां से इसका पब्लिकेशन होता था। वहीं राजधानी रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक अहम बैठक के दौरान पार्टी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है, जहां पर उन्होंने पार्टी के अंदरूनी कलह की अफवाहों का खंडन करते हुए विधायक और सांसद के हर मुद्दे पर एकजुटता पर जोर दिया है। साथ ही में आपको बता दें कि केशव महतो कमलेश ने अपने पत्रकारों के सवालों का विस्तार से जवाब देते हुए भाजपा पर झूठी अफवाह फैलाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी इंटरनेट मीडिया के जरिए महागठबंधन में फूट डालने की कोशिश कर रही है और इसमें सफल नहीं होगी। तो वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने HEC की खाली जमीन के मुद्दे पर भी आवाज उठाई। माननीय मंत्री महोदया ने तत्क्षण वहीं से माननीय PhD मंत्री को दूरभाष पर सूचना दी कि यह एक सप्ताह से इस तरह से खराब है, हमारे यहाँ के जनता जो है पानी के किल्लत से जूझ रही है। तुरंत उन्होंने एक्शन लेकर के पानी वहां पर पदाधिकारियों को बोल के बहाल करने का काम किया और जहां तक इनका सवाल है, सरकार उसको देख रही है, उसका जरूर कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई से 1 अगस्त तक 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही है। इस दौरान वो देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। बता दें कि फिर वो धनबाद जिले में IIT ISM के दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल होंगी। बताया भी जा रहा है कि जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक राष्ट्रपति इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान ही देवघर, धनबाद के अलावा राजधानी रांची भी पहुंचेंगी, जिनके आगमन की तैयारी को लेकर बीते मंगलवार को राज्य की मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक भी की गई। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रपति के स्वागत को लेकर हर छोटी बड़ी व्यवस्था को समय रहते चाक चौबंद कर लेने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो वहीं सावन महीने में देवघर जिले में भोले बाबा के दरबार आने वाले श्रद्धालुओं के कांवरिये पथ को बिना बाधित किए राष्ट्रपति को एयरपोर्ट से एम्स तक ले जाने के लिए अलग मार्ग तय किया गया है। इससे पहले पिछले महीने के 10-11 जून को राष्ट्रपति का झारखंड दौरा किसी वजह से स्थगित हो गया था। बता दें आपको कि ये दौरा स्थगित हुआ था और मुख्य सचिव ने राष्ट्रपति के आगमन से लेकर प्रस्थान तक की व्यवस्था तय करते हुए उसकी जवाबदेही संबंधित विभागों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और अन्य व्यवस्था की निगरानी बतौर नोडल पदाधिकारी वाणिज्य कर विभाग के सचिव अमिताभ कौशल और IG अखिलेश कुमार झा करने वाले हैं। तो वहीं पब्लिक का एड्रेस सिस्टम की जवाबदेही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की होगी। इसके अलावा देवघर, धनबाद और रांची के उपायुक्तों ने समीक्षा के दौरान राष्ट्रपति के आगमन से लेकर प्रस्थान तक के कार्यक्रमों को पूरे प्रोटोकॉल के साथ संपन्न कराने का ब्लूप्रिंट भी साझा किया है। वहीं झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इसमें आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि राज्य के विभिन्न जिलों से सैकड़ों की तादाद में ओबीसी समाज के लोग इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे। इस न्याय सम्मेलन का उद्घाटन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा किया जाएगा, तो वहीं इसका समापन करेंगे और लोकसभा सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी।
इस बारे में जानकारी देने के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हाईकमान के निर्देशानुसार आगामी 15 अगस्त तक संगठन को और मजबूत करने की दिशा में प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और प्रखंड पर्यवेक्षक का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इसे पूरे राज्य के सभी जिलों में पूरा किया जाएगा और ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी को लेकर भी अहम फैसले पर मुहर लग जाएगी। रामगढ़ का है, कल जो है धनबाद, बोकारो और गिरिडीह का, परसों हमारा गढ़वा, पलामू और लातेहार का। इस तरह से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा इस महीना के अंत तक खत्म हो जाएगा और 15 अगस्त तक ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन, बीएलए की नियुक्ति, नगरीय क्षेत्र में नगर कांग्रेस अध्यक्ष 49 जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वहां पर यह कमेटी का गठन हो जाएगा। वहीं पूर्व सांसद कड़िया मुंडा की तबीयत बिगड़ी, रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती है पूर्व सांसद कड़िया मुंडा। बता दें कि पूर्व सांसद सह भाजपा के वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा की अचानक कल रात तबीयत बिगड़ने से रांची के मेडिका मणिपाल अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान आई एक रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले कई दिनों से पूर्व सांसद को सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है और ऐसे में जिसके बाद उन्हें डॉक्टर्स की सलाह पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही कुछ अन्य जरूरी टेस्ट भी उनकी सेहत को देखते हुए किए गए हैं। इस बारे में और जानकारी मिली है कि मेडिका के डॉक्टर विजय मिश्रा की देखरेख में ही मेडिकल टीम द्वारा पूर्व सांसद कड़िया मुंडा की सेहत पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा मेडिकल अस्पताल के से आई खबर के मुताबिक पूर्व सांसद की स्थिति अभी भी स्थिर बनी हुई है और बताया भी जा रहा है कि कल शाम पूर्व सांसद को तबीयत अचानक बिगड़ने पर खूंटी जिले के से रांची लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था और करीब 30 मिनट में उन्हें खूंटी से मेडिका तक एम्बुलेंस के जरिए लाया गया था। पूर्व सांसद को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए खूंटी और रांची पुलिस ने मिलाकर ग्रीन कॉरिडोर बनाया था और इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस को भी विशेष निर्देश दिए गए थे। बेरमो में विस्थापित संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वतन महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बता दें आपको कि बेरमो कोयलांचल के बेदकारो अंतर्गत कारो परियोजना का विस्तार को लेकर सीसीएल द्वारा जंगल में पेड़ कटाई का चिपकू आंदोलन के तहत शांतिपूर्वक विरोध कर रहे लोगों पर मारपीट किए जाने को लेकर आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मारपीट करने वालों पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सड़कों पर निराश्रित पशुओं की आवाजाही पर प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित की जाए और साथ ही उन्होंने कहा है कि सड़क दुर्घटना की एक प्रमुख वजह निराश्रित मवेशी है, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को त्वरित ठोस कार्य योजना के साथ आगे बढ़ना होगा। रायपुर में भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद कांग्रेस में भी भूपेश बघेल की स्वीकार्यता खत्म हो गई है और साथ ही साथ आखिर कब तक भूपेश बघेल अपनी सरकार में हुए भ्रष्टाचारों पर पर्दा डालने के लिए ऐसे काम करेंगे। प्रदेशवासियों का समय जाया करते रहेंगे, आर्थिक नुकसान करते रहेंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी को झोंकते रहेंगे, झूठ पर झूठ बोलते रहेंगे। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा है कि पहली बार देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के पक्ष में आर्थिक नाकाबंदी करके निर्दोष आम जनता को सजा देने का षड्यंत्र किया गया था। जनता का धन्यवाद कि इसे विफल कर दिया। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा है कि प्रवर्तन
निदेशालय रायपुर जोनल कार्यालय की प्रेस रिलीज में भी यह आईने की तरह साफ है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ है और अनुसूचित अपराधों से अर्जित 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की आपराधिक आय लाभार्थियों की जेबों में भर गई है। साफ ने कहा है कि आईडी की प्रेस रिलीज से ये पता चलता है कि चैतन्य बघेल को 16.70 करोड़ रुपए की पीओसी प्राप्त हुई थी। चैतन्य ने उक्त पीओसी को मिलाने के लिए अपने रियल एस्टेट फर्मों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा चैतन्य पर शराब घोटाले के 1000 करोड़ से भी ज्यादा के पीओसी को संभालने का आरोप लगा है। वह छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष को पीओसी हस्तांतरित करने के लिए अनवर डेबर और अन्य के साथ समन्वय करते थे। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।